अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गोया और मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे जो कल बजट 2022-23 पेश किया गया वज़ीर ख़ज़ाना मुफ्ती इस्माइल की जानिब से, और यकीनन इस बजट को लेकर बहुत सारे सवालात थे, बहुत सारी चीज़ें थीं कि कैसा बजट होगा और किस तरह से ये हुकूमत जो इस वक्त ऑलरेडी जब इक़्तिदार में ये आए तो महंगाई का एक तूफ़ान बरपा था, चीज़ें बहुत मुश्किल थी, उसमें किस हद तक ये हुकूमत रिलीफ़ दे पाएगी। अब लेकिन वाज़े तौर पर यह बात, अब जो बजट पेश किया गया इसको करार दिया गया, कल के दिन में भी जब बात होती रही मुख्तलिफ़ माहिर माशियात से कि एक IMF का बजट है और IMF अब भी हुकूमत से खुश नहीं है और मज़ीद महंगाई करनी पड़ेगी शायद। ये तो ख्याल मुख्तलिफ़ जो माहिर माशियात हैं वो इन ख्यालात का इजहार करते रहे, लेकिन आज साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना ने भी इसी तरह की बातें की हैं और उनका ये कहना है कि हम बहुत बेहतर अंदाज में मैशत को छोड़ के गए थे। अब जो बजट दिया गया इसके बाद महंगाई ऑलरेडी जो 24% को टच कर रही है वो बढ़ेगी और फिर आवाम को किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। इमरान खान साहब साबिक़ वज़ीर आज़म, उन्होंने इस बजट को अवाम दुश्मन बजट करार दे दिया। एक ये रिवायती अंदाज़ तो है ही कि हर अपोजिशन की जमात जो है वो जो भी हुकूमत बजट पेश करती है उसे अवाम दुश्मन करार देती है। इससे पहले तक की एक रिवायत ये थी कि जब जब बजट पेश किया जाता था तो हेडफोन्स लगाने पड़ते थे, अपोजिशन एहतजाज करती थी, मुसलसल नारेबाजी होती थी। लेकिन इस वक्त चूँकि एक बड़ी जमात पार्लियामान से बाहर है तो कल कोई ऐसी मुश्किल का सामना मुफ्ती इस्माइल साहब को नहीं करना पड़ा और ये बजट पेश कर दिया गया। बहुत सारी चीज़ें यकीनन अब भी अनफोल्ड होना बाकी हैं कि किस तरह से क्या समरात अवाम तक आएंगे। एक बड़ी खुशाइन बात यह थी कि 15% का जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहों में इजाफ़ा किया गया। कुछ चीज़ों पर जो टैक्स है उसको ख़त्म किया गया जिससे उम्मीद की जा रही है बेहतर चीज़ें होंगी। फिर पेंशन फ़ंड का क़याम पहली मरतबा अमल में आया जिससे चीज़ें मज़ीद वाज़े हो जाएंगी। इस तरह की और बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन एक सवाल ये भी है कि बहुत सारे जो फ्लैगशिप प्रोग्राम्स थे पिछली गवर्नमेंट के, उनका क्या मुस्तकबिल है। उनके हवाले से क्लैरिटी अब तक नहीं आया, उनको कंटिन्यू किया जाएगा नहीं किया जाएगा, और फिर मज़ीद क्या चीज़ें हैं। एक तरफ हम देखते हैं कि जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसकी बड़ी एक ग्रोथ थी, ज़राअत के शोबे की ग्रोथ थी पिछली हुकूमत में। कुछ वफूद मिले जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म नहीं रहे और ये भी ख़बरें आई कि वो तंग हैं, लेकिन इस वक्त ताजिर बरादरी कहाँ पर खड़ी है और जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, ज़राअत की इंडस्ट्री है, उसका मामला और मुस्तकबिल क्या होगा। ये वो तमाम तर चीज़ें हैं जिस पर मैं चाहूँगा आज के प्रोग्राम में हम बात करें। और फिर जो इंटरनेशनल जरीदे एक रिपोर्ट्स दे रहे हैं और बताया जा रहा है कि शायद जो 2008 या उससे माजी के भी जो रिसेशंस रहे हैं उनसे भी बदतर एक रिसेशन आलमी दुनिया को हिट करने वाला है, तो उसमें सर्वाइव करना किस हद तक मुमकिन है और उसका मलबा या इस हुकूमत पर डाला जाए, माजी पर डाला जाए, हुकूमत की तब्दीली पर डाला जाए। तफसील से सारे मामले पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। गेस्ट पार्टिसिपेंट्स का तारुफ कराता चलूँ। प्रोग्राम में हमें इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं अतीक मीर साहब जो कि सीनियर ताजिर रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। जैगम खान साहब सीनियर तज्जियाकार हैं, हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं और माहिर माशियात हमें कुछ ही देर में प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे। मैं अतीक मीर साहब गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करूँगा। बतौर एक सीनियर ताजिर रहनुमा आप कैसे देखते हैं ये बजट, किस तरह से ताजिर बरादरी पर के लिए कुछ मुस्बत होगा, मनफी होगा, किस तरीके से असरअंदाज होगा? ओवरऑल राय आपकी क्या है इस पूरे के पूरे बजट पर? देखिए, बजट से कबल जो फैसले सामने आए, जिस बेरहमी के साथ पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई, बिजली की कीमत बढ़ गई, मेरा ख्याल है नाम अगर मैं लूँ कि क्या क्या चीज़ महंगी हुई तो 2-3 घंटे काफ़ी होंगे। तो सूरत यार ये है कि बजट से ये रिलीफ का लफ्ज तो इस बजट में था ही नहीं। अब बाकी हम मजीद किन मुश्किलात से बच पाएंगे, ये एक ख्वाहिश थी कि खुदा खैर करे कि जो बजट से कबल की सूरत हाल है, क्योंकि आमतौर पे आपने देखा कि जितने भी माजी में बजट आए उनमें बजट में तो खुशगवार जुमले, खुशगवार जो उसके पहलू हैं वो उजागर किए गए, लेकिन फिर जो वक्त गुजरता गया बजट के असल जो मुस्बिरात हैं, जो उसके तारीख पहलू हैं वो सामने आए। लेकिन ये वाहिद बजट है गुज़िश्ता मेरा ख्याल है कोई 50 सालों में कि बजट से पहली क़यामत बच गई और तिजारत बैठ गई, स्टॉक मार्केट का बेड़ा गर्क हो गया, महंगाई आसमान से बातें करने लगी, डॉलर बेकाबू और हर चीज़ यूँ समझ लें कि अवाम के काबू से बाहर हो गई। अब क्या है कि वो पै दर पै, वो कहते हैं ना कि अभी खा के ठोकर संभलने न पाए कि फिर खाई ठोकर संभलते संभलते। अब मैं हमें ये रुक भी जाएं तो चले फिर भी हम कहें कि
जो पिछले जख्म है वो तो मुंतमिल हो जाए, लेकिन ये भी तो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। बजट में हर चीज पे इन्होंने टैक्सों में इजाफा कर दिया, कि सिवाय कि फिल्म इंडस्ट्री के या ये सरकारी मुलाजमीन के 15% तनख्वाहों के इजाफे के, बाकी तो किसी को कोई रिलीफ ही नहीं है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये हमारे लिए, तिजारत के लिए, मुल्क की मैशत के लिए एक बदतरीन बजट है, जो कि इसके बदतरीन असरात होंगे। ख्याल ये था कि जो बजट से कबल जो भी इकदाम इस हुकूमत ने उठाई है वो IMF, यकीनन ये हुकूमत नहीं है, ये तो IMF ने अपने लोग बिठाए हैं और वो नश्तर इनके हाथ में दिया है कि जो शायद कोई दूसरा उसके लिए तैयार ना हो, जिस तरह किसी से जबरदस्ती पिछले बजट में भी कुछ मुख्तलिफ नहीं था। हम यही बातें कर रहे थे, गुज़िश्ता उनके 3 साल भी हम यही कहते रहे कि IMF के लोग यहाँ बैठे हैं, वो यही जमात जब अपोजिशन में थी तो ये बात करती थी, आप जैसे ताजिर बरादरी के लोग भी यही बात करते थे, आज भी यही बात है। लेकिन देखें, एक होता है बद, एक होता है बदतर, एक होता है बदतरीन। तो अगर वो माजी में कोई बद था तो ये बदतरीन। इतना देखिए, मैं तो इम्पैक्ट देख रहा हूँ, इस वक्त मैं बाजार में बैठा हूँ अपने दफ्तर में, सन्नाटे हैं, सड़कों पे जाके देखें, जहाँ गुजरने के लिए जगह नहीं मिलती थी, आज सन्नाटे हैं, दुकानदार बैठे हैं। और ये पहली बार मैं देख रहा हूँ कि मेरी 35 साल सियासत है, उस 35 साल में मैंने इतना ज्यादा दबाव में ताजिरों को नहीं देखा। लोग परेशान है, कल क्या होगा, लोग परेशान है, खाएं तो क्या खाएं, पकाएं तो क्या पकाएं, किस तरह गाड़ी चलेगी इतने महंगे पेट्रोल में, किस तरह अब जैसे एयर कंडीशन है वो कोई अयाशी का आइटम नहीं है। इस सुलगती गर्मी में लोग कुछ देर के लिए कमरा ठंडा कर लेते हैं, अब वो इतनी महंगी बिजली कैसे इस्तेमाल करें। पहले ही देखें इस कदर लोगों के ऊपर दबाव थे कि पानी का टैक्स देते हैं, पानी खरीद के पीते हैं, पुलिस मौजूद है लेकिन अपना गार्ड रखा हुआ है। इसी तरह हर वो सहूलत जो हुकूमत की जिम्मेदारी है वो लोग उसके लिए पैसा देते हैं और फिर उन्हीं सहूलतों के टैक्स देते हैं। लोड शेडिंग का ये आलम है कि अब कहते हैं जी बाजार बंद कर दें, 8 बजे बाजार बंद, सारा दिन 4-5 घंटे दुकानें बंद रहती हैं, सारा दिन। सही, अतीक मीर साहब पॉइंट आ गया आपका, पॉइंट वेल टेकन। मैं ज़रा ज़ैम खान साहब की जानिब बढ़ूंगा। ज़ैम खान साहब, बजट एक ऐसी चीज़ है जिससे हर किसी का लेना देना है, मेरा आपका, क्या मामलात होंगे, किस तरह से होंगे। अभी अतीक मीर साहब ने बदतर और बदतरीन की बात की, क्या ऑप्शंस क्या थे, या आप कितना ब्लेम इस गवर्नमेंट को कर सकते हैं जिनके पास हार्डली 2 महीने का भी वक्त नहीं था और बजट देना था, या उनको आप ब्लेम कर सकते हैं कि जब उन्हें ये सारी माशी सूरत हाल पता थी तो फिर उन्होंने क्यों ये पूरा का पूरा मामला किया। हाउ डू यू सी इट, आपकी क्या राय होगी इस सारे मामले पर? एज अ मैटर ऑफ फैक्ट एक रियलिटी है, महंगाई भी, जो बातें अतीक मीर साहब ने मेंशन की वो बड़ी वैलिड हैं अपनी जगह पर। जी, अतीक मीर साहब ने जो है वो जो ताजरों की मुश्किलात हैं उनकी बात की। ताजर तो देखिए पाकिस्तान का एक खुशहाल सेगमेंट है। अगर आप हमारे पाकिस्तान के तनाजुर में देखें, एक मिडिल क्लास आम दुकानदार भी बहरहाल एक निस्बतन खुशहाल होता है काम पाकिस्तानी से। आप 50% पाकिस्तानियों का सोचिए जो गुर्बत की लकीर से नीचे हैं, उनके लिए तो खाना खाना भी मुश्किल हो गया है, बहुत ही मुश्किल है। मैं किसको इल्ज़ाम देता हूँ? सबसे पहले तो मैं पाकिस्तान की पूरी अशराफिया को इल्ज़ाम देता हूँ, जिसने पाकिस्तान की मईशत ऐसी बनाई है, पाकिस्तान की पॉलिटिकल इकानमी ऐसी बनाई है कि हम मुसलसल बाहर वालों के मोहताज हैं। अशराफिया से मेरी क्या मुराद है? अशराफिया से मेरी मुराद पाकिस्तान की सियासतदान भी हैं, पाकिस्तान की पावर एलीट, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट भी है जिसने आधी तारीख को रूल किया है, और पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी भी है। यानी वो तमाम तबके जो पाकिस्तान में फ़ैसला साजी पर असरअंदाज होते हैं। ये मसाइल एक दिन में पैदा नहीं हुए, कम अज़ कम भी अगर आप मीडियम टर्म भी ये लें तो कम अज़ कम 30 साल बनते हैं, लेकिन ये 60 साल की आपकी तारीख़ है। अयूब ख़ान के दौर से शुरू करें तो फिर हम बाद में तफसील में जा सकते हैं। इस वक्त किसको इल्ज़ाम दें? इस वक्त इस सिचुएशन को देख लीजिए कि हम सिचुएशन में क्या हैं, प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, पाकिस्तान की मुश्किलात क्या हैं। 2 सादा से इशारे। देखिए, IMF के पास अब कब जाते हैं? IMF के पास आप उस वक्त जाते हैं जब आपकी 2 चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल होती हैं, और IMF जब भी आता है
तो आपसे ज़बरदस्ती जो बातें मनवाता है वो इन दो चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए कहता है। एक है आपका बजट का खसारा, आपका फिस्कल डेफिसिट, यानी आपकी आमदनी कितनी है और आपका खर्च कितना है। ये साल जो भी ख़त्म होने वाला है, जो जून में ख़त्म हो जाएगा, इसमें पाकिस्तानी हुकूमत का आमदनी और ख़र्च में जो फ़र्क है वो 4000 अरब रुपए है। यानी पाकिस्तानी हुकूमत ने जो ख़र्च किया उससे 4000 अरब कम कमाया। अब ये 4000 अरब कहाँ से आएगा? ये 4000 अरब या तो भीख से आएगा, भीख देना हमें बंद हो गई, बाहर वालों से उधार लेंगे, और दूसरा मुल्क के अंदर से उधार लेंगे, पब्लिक डेट से आएगा। अब मुल्क के अंदर उधार लेने में सूरत हाल ये थी कि पहले स्टेट बैंक को आप कहते थे वो आपको नोट छाप के दे देता था। अभी इमरान खान साहब के दौर में जो कानून साजी हुई उसमें स्टेट बैंक आप ख़ुद मुख्तार है, उससे पैसे नहीं उठा सकते। अब आपको पैसे लेने हैं कमर्शियल बैंकों से, और बैंक इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान को कर्ज़ा दे रहे हैं 15% सूद पर। यानी ये गैप जो है आपकी आमदनी और ख़र्च का, उसको कवर करने के लिए 15% सूद पर आप कर्ज़ा ले रहे हैं, हुकूमत कर्ज़ा ले रही है। कितना बड़ा सूद है ये कि इस सूद पर आप और मैं ना गाड़ी लेंगे ना घर बनाएंगे। एक तो ये है। दूसरी बात क्या है कि आप कितने डॉलर कमाते हैं और कितने डॉलर खर्च करते हैं, मुल्क में कितने डॉलर आते हैं, कितने डॉलर बाहर जाते हैं। ये जो साल क्लोज़ हो रहा है इसमें आपका जो फ़र्क है आपकी तिजारत में, यानी दरामदात में और बरामदात में, 40 बिलियन डॉलर है। आपने जितना माल बेचा और जितना माल ख़रीदा, यानी 40 बिलियन डॉलर हमारे कम हैं। हमारी जो बरामदात हैं वो कम हैं हमारी दरामदात से। अब बाकी सब चीज़ें अगर मिला लें तो आपका जो करंट अकाउंट डेफिसिट है, यानी आप जो बाहर वैसे लोग भेजते हैं पाकिस्तानी रकम, उसको भी मिला लें तो फिर भी 13 बिलियन डॉलर आपके पास कम पड़ते हैं। राइटली सर। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, एक ब्रेक की जाने बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आकर मजीद बात करते हैं, साथ रहिएगा। डॉक्टर इशफाक तौला साहब की जाने बढ़ूंगा, उन्हें शामिल गुफ्तगू करूँ। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर बहुत बात हो रही है कल से ही। सर अब क्या कहिए, ये मामला पूरी दुनिया ने रिसेशन की तरफ जाना है, मुश्किल हालात पाकिस्तान के लिए हैं, माजी की माशी पॉलिसियाँ गलत रहीं, ये बजट पूरा का पूरा कैसे आप देखते हैं सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी इन योर शो। बजट देखिए, जो हमारे पास फिस्कल स्पेस के हिसाब से बजट है, और मेरा ख्याल है इन हालात में इससे बेहतर बजट आप नहीं। जो गैप्स, जो लकूनास आइडेंटिफाइड है, वो भी सबसे बड़ी बात ये है कि दे नो द बिजनेस कि भाई के लकूनास क्या है। जैसे आज फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने कहा कि 3000 अरब का एक गैप है बिटवीन टैक्स कलेक्शन एंड टैक्स प्रोटेक्शन। मेरे हिसाब से उससे कहीं ज्यादा है। But let's try and catch up only 100,000 या 1 ट्रिलियन। डॉक्टर साहब अगर थोड़ा सा आप ऊंचा बोल पाएंगे तो मैं बहुत बेहतर अंदाज में आपको सुन पाऊँ। मैं कह रहा हूँ कि अगर फर्ज करें, आपके जो फाइनेंस मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि अगर 3000 अरब का आपका कलेक्शन और पोटेंशियल गैप है, अगर आप 1000 अरब भी निकाल के ले आते हैं तो अल्लाह का शुक्र है आपकी इकोनॉमी, आपकी लोकल इकोनॉमी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जहां तक अभी मैं सुन रहा था हमारे मोहतरम दोस्त को, उन्होंने कहा कि जिस तरीके से इन्फ्लेशन ग्रिप पकड़ा, जिस तरीके से बैंकें हमें लोन बहुत ज्यादा गवर्नमेंट को दे रही है और गवर्नमेंट बोरो नहीं कर रही है आफ्टर स्टेट बैंक अमेंडमेंट इन स्टेट बैंक एक्ट गवर्नमेंट से, इस वक्त तो आपके पास कोई तरीका ही नहीं है कि आप उसमें कोई छेड़छाड़ करें। जिस वक्त आपने छेड़छाड़ शुरू की, आपके IMF ने आपको रोक लेते। तो ये ऐसी मेरा ख्याल में बेलगाम हरकत हो गई है हमारी हुकूमतों से कि ये इन्होंने इनको ये पास इस तरीके से नहीं करना चाहिए था। कहीं ना कहीं प्रोवाइजो रखने चाहिए थे कि किस एक्सीजेंसी में हम यहाँ पर अपने मामलात को ट्रिगर कर सकते हैं। जहां तक सवाल है
कि आपकी पाकिस्तान की इकोनॉमी का क्या होगा। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, मैं आपके चैनल पर भी, शायद मैं हर चैनल पे कह चुका हूँ ये बात, कि आप सिर्फ कुछ नहीं करें, आप एक एग्रीगेरियन कंट्री और आपके पास दुनिया के बेहतरीन एग्रीकल्चर लैंड आपके पास मौजूद है और कनाल सिस्टम हो। यू आर वन ऑफ द बेस्ट कनाल सिस्टम एंड वाटर सिस्टम इन द वर्ल्ड। मेन मसला ये है आपका कि आप इस पोटेंशियल को सही से कैश नहीं करवा पा रहे। आपकी वीट की यील्ड में आपको सिंपल से एक बात बता देता हूँ। नहीं, लेकिन डॉक्टर साहब ये जो कनाल सिस्टम है ये अंग्रेज का दिया हुआ सिस्टम है, उसके बाद ये अंग्रेज का है कि किसी और का दिया हुआ है? तो सही ना यार, आप उसको बात करें ना। अब अंग्रेज ने नहीं दिया होता तो चलो हम कोई बात करते। नहीं, मैंने कहा अप टू द मार्क है, अब ये जानना चाह रहा हूँ। अब अप टू द मार्क है, उसको आपको एक्सटेंड करना है, मॉडर्नाइज करना है। ये नहीं है आपको नहीं करना। आपको डैम्स बनाने हैं, मोमेंट डैम आप बना रहे हैं, अच्छी बात है। भाषा डैम बना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। मैं कहता हूँ कंसेंसस करें, कालाबाग डैम भी बने और छोटे छोटे डैम बनाए। देखिए मेन जो इश्यूज है ना, आपके जो रिसोर्सेज है आपके पास मौजूद है। अब मैं आपको वीट की बोल रहा था, वीट की अगर आपकी जो टोटल इस वक्त यील्ड आ रही है पर एकड़ इज 1.14 टन, ठीक है जी, और आपके पड़ोस में 4.4 की आपकी टनेज आ रही है पर एकड़। इंटरनेशनल एवरेज है 4.64। आप अगर अपनी 2.2 भी कर लेना ये, तो आपके पास सरप्लस गंदम में आप बिलियन ऑफ डॉलर्स वहां से कमा सकते हैं। आपके पास कम से कम 10 मिलियन मेट्रिक टन आपके पास एक्सेस होगी और आप कम से कम उसकी मद में 7 से 8 अरब डॉलर आप फॉरेन एक्सचेंज में कमा सकते हैं। आपका करना है विच इज वेरी गुड इन सर्कल्स कंटेंट। आप देखेंगे उसको, उसकी यील्ड उठा के देख लें, कुछ नहीं है। आपकी जो लिटरेज है, जो गायों की लिटरेज है, वो 13 की एवरेज आपकी आ रही है पर काउ पर डे। आपको पता है ये इंटरनेशनल एवरेज 52 है। आपको पता है यू आर द 4th लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। इंटरनेशनल हिसाब से अगर आप देखें और अगर आप इसको यूटिलाइज करें और एक्सपोर्ट करें, तो आपको तो जरूरत ही नहीं है किसी चीज की। ठीक है डॉक्टर साहब, मुझे जरा ये क्विकली एक चीज़ ये बता दीजिएगा, जो अभी ये बातें चल रही थी, आपने आज शौकत तरीन साहब की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी, और फिर जो दावे भी हैं कि एग्रीकल्चरल ग्रोथ बड़ी आइडियल थी, टेक्सटाइल इंडस्ट्री का बड़ा बूम था और अचानक से अब ये सफ़र करने लगी हैं, इस पे क्या रियलिटी और इस पर क्या सर कमेंट करेंगे? कोई रियलिटी नहीं है। एग्रीकल्चर आपकी बिल्कुल सही गई, मगर आपको मैंने अभी आपको कलाई खोल दी है। आपकी वीट आपकी कम हुई है इसमें, दवा आपकी कॉटन बड़ी है, बट एक जमाने में 14 मिलियन बेल आप करते थे, अब 9 मिलियन बेल पे आप आ गए और आप बिगल बजा रहे हैं कि जी मैंने बहुत अच्छा काम किया है। हमें तो शर्म आनी चाहिए कि एग्रीगेरियन कंट्री के हिसाब से आपने ये हालत की है। आपको पता है सिर्फ एक ही इशू है आपका, अगर आप उस इशू को टैकल कर ले तो आपको गन्ने की मिल जाएगी और आपको कॉटन या व्हीट पीस आपको बहुत अच्छी मिल जाएगी। तो एक इशू आप इसको हैंडल करें ना। आप मिल ओनर की सुनते हैं तो फार्मर मरता है, फार्मर की सुनते हैं तो मिल ओनर मरता है। दूसरी तरफ आपको एक को बिठा के कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। दूसरी चीज ये है, आपका फार्म टू मार्केट है कहां पर? ठीक, आपकी फार्मर की फाइनेंशियल इंक्लूजन है? आप तो आरटीओ के रेमो करम पे छोड़ देते, बारदाने भी वो देते और फंड भी वही करते। डॉक्टर साहब आपका पॉइंट आ गया, मेरे साथ ही रहिएगा। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, एक ब्रेक की जाने बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आकर मजीद बात करते हैं, साथ रहिएगा। वेलकम बैक। ठीक, मीर साहब, अब आपने डॉक्टर साहब की गुफ्तगू सुनी, वो उनका ये मानना है कि ये इन हालात में इससे बेहतर बजट नहीं दिया जा सकता था। आप कह रहे हैं ये बदतर और बदतरीन वाला मामला हो गया है कि इस वक्त अब बिल्कुल ही मामलात ख़त्म हैं। अब उनकी गुफ्तगू सुनने के बाद आपकी क्या राय है? देखिए, काबिल कदर है मेरे लिए अशफाक दुल्ला साहब, उनका क्या है वो फिगर्स पे खेलते हैं, मैं ग्राउंड रियलिटीज। जैसे एक डॉक्टर है, वो मरीज की रिपोर्ट्स देखता है और मैं मरीज हूँ जो बराह रास्त मरज का सामना, मैं इस बजट के असरात देखता हूँ, बजट से कबल की असरात देखता हूँ, मैं उन्हीं के असरात की रोशनी में ये बात। दूसरी मैं एक और बात कहना चाहूँ कि अगर हुकूमत समझती है
या उसे अंदाजा था बजट से कबल कि हमारे माशी अशारिये कितने खतरनाक सतह पर। तो ये जो दर्जनों लोग लेकर आप पूरा कर किया है, दर्जनों लोग लेकर आप निस्फ दर्जन से ज्यादा को कि आपने गैर सपाटी मैं दौरा नहीं करता क्योंकि लाहाज हो रहे थे। इसमें आपने कहा कि हम आपसे मदद आए हैं, हमारी हैं। मैं समझता हूं कि जब आप आवाम से कुर्बानी मांगते हैं तो आप खुद भी कुछ ना कुर्बानी की तस्वीर बने ताकि आवाम को पता लगे हमारा मुल्क। आप तो तय्युशात में हो, आपके तो सारे सारे काम चल रहे हो, तो आप हमसे कहिए आप एक वक्त। मैं समझता हूँ कि ये समझ में आने वाली बात नहीं है। बाकी रह गया कि बेहतरीन साहब ने कहा कि इन हालात में ठीक है, एक गाड़ी टूटने के रास्ते पे चलती है और उसमें बड़ी नुकसान होता है, तो गाड़ी जब मंजिल तक पहुंचती है तो ये कहना कि ये इससे ज्यादा ये कम से कम नुकसान था क्योंकि रास्ते बहुत टूटे और दुश्वार थे। तो ये इस राय में तो मैं मानता हूँ कि ये बजट ठीक होगा कि जो भी दुश्वारियां होंगी, लेकिन बार के मैं समझता हूँ कि इसको बैलेंस किया जा सकता। जिस तरह हमारे मुल्क में एक अशराफिया पर बोझ डाला जाता है और गरीब से बोझ उठाकर अशराफिया मुस्तकिल किया जाए, लेकिन माज़ी में भी और अब भी ये बात भी देखी ये बोझ तो गरीब ही रहा, वो जो अशराफिया उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप देखिए उसी तरीके से बड़े बड़े होटलों में रेस्टोरेंटों में इसी तरह उनके काट हैं और को देखिए कि वो अगर 4 रोटी उसके घर में तो अब 2 पर आ गया है। तो इस तरह ये इस बजट को मुतवाज़न किया जा सकता था। राइट सर, पॉइंट आ गया कि इसको मुतवाज़न किया जा सकता था। आपने कहा कि वो फिगर्स हैं जो वो बता रहे हैं और जो एक ग्राउंड रियलिटी है यकीनन। ज़ैकम खान साहब, सर सरकारी अफसरान के एग्जेक्टिव अलाउंस में 150% इजाफा हो जाता है, 15% सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों का इजाफा तो समझ में आता है, एग्जेक्टिव अलाउंस का इजाफा फिर ये भी तो चीज़ें हैं जो हम साथ साथ देखते हैं। इस पर क्या राय होगी? आपने बिल्कुल ठीक कहा। मेरा ख़्याल है इस साल हमारे जो सरकारी मुलाजमीन हैं, जो अक्सर जो हमारा कौमी बजट है उसका सबसे बड़ा हिस्सा तो उन्हीं पर चला जाता है। जो हुकूमत की मैनेजमेंट है, जो गवर्नेंस है, उसका भी तो बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो उनकी तनख्वाहें और पेंशनें हैं। वो भी पाकिस्तान का एक वेल ऑफ बेटर ऑफ जो है वो हिस्सा हैं। थोड़ा सा उनको भी सेक्रीफाइस करना चाहिए था एक ऐसे वक्त में जब मज़दूर के लिए खाना मुश्किल हो गया है, जब इतने लोग जो हैं वो पिछले 3-4 साल में 1.5 करोड़ लोग जो है वो खाते गुर्बत में गिर चुके हैं। तो मेरी राय में तो थोड़ा सा उनको कहना चाहिए था कि हुकूमत को कि आप भी अब 1 साल कम से कम या 1-2 साल थोड़ा सेक्रीफाइस करें और आप गुजारा करें, क्योंकि इस वक्त मसला ये है कि लोगों के पास खाने को भी कुछ नहीं है। मैं आपसे इत्तफ़ाक़ करता हूँ। थोड़ा सा अशफाक तौला साहब से मुझे खुशी है कि उन्होंने जो ज़राअत की अहमियत है और ज़राअत को जिस तरीके से निगलेक्ट किया जाता है उस पर ज़ोर दिया। ये बहुत अहम एरिया है इस लिहाज से भी कि पाकिस्तान की इकानमी को उठा सकता है और इस वक्त ये एरिया पाकिस्तान की इकानमी को बिठा रहा है। जितने भी मुस्बत इशारे आप बताएं, लेकिन हकीकत तो ये है ना कि पाकिस्तान इस वक्त नेट इम्पोर्टर बन गया है ग़िज़ाई अशिया का। गंदम का भी पाकिस्तान नेट इम्पोर्टर बन गया है। जो ऑयल है, जो ऑयल सीड से बनता है, उसकी तो कीमत जो है वो आसमान को जा पहुंची है। कुछ $6 बिलियन हमें खाली तेल की इंपोर्ट का करना पड़ेगा। हमने शुगर भी इंपोर्ट की, कॉटन भी हमारी ज़रूरत के लिए पूरी नहीं पड़ रही। और इसकी वजह यह है कि ना सिर्फ इस सेक्टर को इग्नोर किया गया है, उनकी ज़रूरियात को इग्नोर किया गया है। उनकी एक्सप्लॉयटेशन इनपुट से शुरू होती है, उनकी जो एक्सप्लॉयटेशन है वो सीड से शुरू होती है, उनकी एक्सप्लॉयटेशन जो है वो खाद से शुरू होती है, ज़राई अद्वियात से शुरू होती है। जगह जगह पर उनको एक्सप्लॉयट किया जाता है, हुकूमत तवज्जो नहीं देती। फिर जितनी कीमत में वो कोई चीज़ बेचते हैं उससे 3 गुना कीमत में जो है वो बाज़ार में लोग ख़रीदते हैं। यानी उनको जो प्राइस है उसका फार्म गेट प्राइस जो है वो 1/3 होती है उस प्राइस के निस्बत जो आपको एक सब्ज़ी की दुकान पे एक चीज़ मिलती है। तो एग्रीकल्चर पर तवज्जो देना जो है वो ना सिर्फ मईशत के लिए अच्छा है, बल्कि पाकिस्तान की जो 1/4 से ज़्यादा आबादी है, तकरीबन 1/3 बन जाती है, जो एग्रीकल्चर से वाबस्ता है, उनके लिए भी अच्छा है। मैं 2 चीज़ें और कहूँगा जिन पर तवज्जो जो है वो देना बहुत ही अहम है। एक ये है कि टैक्सेशन,
बताया गया, ख़ुद मिनिस्टर साहब ने बताया कि 3000 अरब का पाकिस्तान में टैक्स कम जमा होता है। यकीन उन्होंने बहुत कम बताया, क्योंकि पाकिस्तान में जो टैक्स टू जीडीपी रेशो है वह बमुश्किल 10% है। आप देख लीजिए अगर पाकिस्तान का 3% जीडीपी भी कितना होता है, तो हज़ारों अरब रुपए की गुंजाइश है। जो इस वक्त 4,000 अरब का खिसारा है, बजट खिसारा है, उसको कवर किया जा सकता है एक बड़ी हद तक टैक्सेशन को बेहतर बना के और उन सेक्टर्स को टैक्स करके जो टैक्स देने को तैयार नहीं है। ज़ैगम खान साहब, थोड़ा सा इसी पर ही कमेंट दे दें। पीटीआई के जो फ्लैगशिप प्रोग्राम्स थे, कामयाब जवान प्रोग्राम, एहसास प्रोग्राम एंड नंबर ऑफ अदर प्रोग्राम्स, कोई उन पे हमें क्लैरिटी नहीं मिली कि उनको लेकर चलना है, नहीं चलना है, क्या कर रहे हैं इस बजट। मेरे ख्याल में कुछ चीज़ों पर तो बहुत क्लैरिटी है। देखिए, उन्होंने जो इमरान खान साहब ने जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम था उसको एहसास प्रोग्राम का नाम दिया था। लार्जली न सिर्फ वो जारी है बल्कि उसकी जो रकम है वो दुगनी कर दी गई है, तो वो तो सपोर्ट जाहिर है और बहुत ही अहम एरिया, क्योंकि वो टारगेटेड सब्सिडी है, सीधा जो है वो गरीब लोगों तक पहुंचती है, जो आइडेंटिफाइड है, इधर उधर ज़ाहिर नहीं होती, वहाँ तक पहुँचेगा। जो कामयाब जवान प्रोग्राम है, इस तरह के मिलते जुलते प्रोग्राम जिनका कोई बहुत ज़्यादा असर नहीं होता, वो हर हुकूमत अपने चलाती है। मुझे पता नहीं जो चल रहा है शायद इसको साल एक किसी न किसी तरह चलते दे, लेकिन हर हुकूमत एक नया इस तरह का प्रोग्राम लाती है जो बहुत इफेक्टिव नहीं होता। ये भी कंप्यूटर, लैपटॉप वगैरह जो है वो देने लगे हैं, तो उसको तो पॉइंट वेल जारी। सर, आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम। बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा तीनों रिस्पेक्टेबल गेस्ट का। ये बजट जो कि अभी पेश हुआ है, यकीनन इसके चीज़ें मज़ीद अनफोल्ड वक्त के साथ होंगी और बहुत सारी चीज़ें वाज़ेह होती जाएंगी कि किस हद तक कौन से अहदाफ हासिल होते हैं और कहीं पर अवाम के लिए सब मामले में बेहतरी आती है। उम्मीद करते हैं कि बेहतरी कहीं ना कहीं हमें देखने को ज़रूर मिले। आज के प्रोग्राम से इतने। अरसलान खालिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।